हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे वेक्टर स्पेस। हमने टॉपिक करना है स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि वेक्टर स्पेस है जो हमारे पास ये सारे टॉपिक आपस में लिंक है। कौन कौन से तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो क्या है जो मैंने लिखा अभी, वेक्टर स्पेस। उसके बाद बात करें अगर हम स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन जिसमें हमारे पास पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला वो सारे आएंगे, कोनिक सेक्शन हो गया। और एक हमारे पास 3D ज्योमेट्री है जो ये तीन और ये एक वेक्टर स्पेस, ये चार टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब हम वेक्टर स्पेस करेंगे तो इसका मतलब ही हमें ये तीन टॉपिक साथ में ही करने पड़ेंगे, तभी आपको आसानी से समझ आएंगे। नहीं तो अदरवाइज इसके बाद और कोई कर देगा तो आपको कंफ्यूजन रहेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा सही से याद रहेगा, जहाँ तरीका जो याद रखने का सही होता पढ़ने का, उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो वेक्टर स्पेस के बाद हम ये सारे टॉपिक इसको लाइन वाइज ही करेंगे, हो सकेगा तो। ठीक है, अब बात आती है मेरे पास पहले तो वेक्टर स्पेस होता क्या है, तो जो कोनिक सेक्शन में क्या होता है सारा करेंगे। ठीक है, जो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको अगर किसी ने जो पहले स्टार्ट किया हुआ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सीक्वेंस आप फॉलो करो तो उससे आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो, क्योंकि इसका यूज होना है आगे जाके ना। जो स्ट्रेट लाइन है ना उसमें वेक्टर स्पेस का होगा, 3D में वेक्टर स्पेस का यूज होगा, तो इसलिए मैं सारा ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस की बात करें तो सबसे पहले तो स्पेस में हमारे पास वेक्टर स्पेस में पहले मैं बता दूं आपको कि दो तरह की हमारे पास क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं। टाइप्स लिख दो यहाँ पे, नहीं तो टू टाइप्स की हमारे पास क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं। तो कौन कौन सी टू टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं, तो पहले बात करें हमारे पास, तो पहले क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरी क्या होती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इस ये दो तरह की हमारे पास क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं। अब हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसमें क्या होगा, ऑब्वियस है कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज यूज होगी। लेकिन हमें, जैसे आपने देखा होगा वेक्टर स्पेस में हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, इस तरह से हम वेक्टर को करते हैं। जब भी वेक्टर होता है तो ए ऊपर जो हमारे पास एरो तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर का अगर सिंबल की बात करें तो ये हमारे पास सिंबल है वेक्टर का, तो इसको जहां पे लिख लो, नहीं तो फिर जे हमारे पास सिंबल है वेक्टर का। तो ए वेक्टर है मीन्स की ऊपर लगा वेक्टर स्मॉल जे क्या है, अकेला ए है। अगर ऊपर जे सिंबल लगा तो मीन्स की ए वेक्टर है। अब वेक्टर जे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में भी होता है, मोस्टली सभी ने पढ़ा ही होगा, और नहीं भी जाता तो मैं करवा दूंगा अभी। और एक क्या होता है हमारे पास, क्रॉस वाला प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, इसमें स्केलर प्रोडक्ट भी होगा यूज, जो हमारे पास डॉट वाला स्केलर, और वेक्टर हमारे पास क्या है, क्रॉस वाला है। तो दोनों प्रोडक्ट हमारे पास, दोनों क्वांटिटीज यूज होनी है वेक्टर स्पेस में। तो एक एक करके हम पता करेंगे कि दोनों होती क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, जो सारा इसका बेसिक चल रहा है, तो बेसिक आपको पता होगा तो आगे जाके आपको आसानी होगी करने में। तो इसलिए मैं बिल्कुल डीप से करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग ना लगे। तो अब क्या आ जाता है, सबसे पहले वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, तो हमें पता होनी चाहिए। दो टाइप की क्वांटिटी होती है तो पता चल गया। अब हमारे पास पहले अगर बात करें स्केलर की, ठीक है, मान लो स्केलर क्वांटिटी तो कौन सी होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज। तो क्या हो जाता है हमारे पास, जब क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नोट डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ, चलो। वैसे मैं इसके नोट्स जो होंगे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। अ क्वांटिटी which have only magnitude डी है जी, ठीक है, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है हमारे पास, जो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, तो जो हम आगे करेंगे। वैसे मैं इसको डेफिनेशन है जो वो समझ लो कि ये है, इसको आपने याद करना है, हो सकता है क्वेश्चन में डेफिनेशन ही आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ भी आ सकता है एक नंबर में। अब मैग्नीट्यूड होता क्या, तो ये तो ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है जी। ठीक है, तो अब ए वेक्टर हमारे पास क्या हो सकता है, मान लो मैं आर वेक्टर लेता हूं। चलो, आर वेक्टर हमारे पास दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से हमारे पास होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारे पास मान लो जो भी दी है, डायरेक्शन दी है। अब इसमें अगर हमने मैग्नीट्यूड करना है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर हो जाता है। तो एक्स की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर, जेड की स्क्वायर। जब मैंने 3 ले लिए, वैसे 3D में होगा ये,
अदरवाइज 2 लेंगे तो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। तो ये होता है मैग्नीट्यूड हमारे पास, और डायरेक्शन हमारे पास ये होती है आई, मीन्स की एक्स की डायरेक्शन में गया जितना, जे हमारे पास वाई एक्सिस के साथ होता है तो वाई की डायरेक्शन में इतना गया, और के होता है जेड एक्सिस तो जेड की डायरेक्शन में कितना गया। ये हमारे पास तीन होते हैं ना एक्सिस, एक्स वाई जेड, किसी तरह से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक इतनी डायरेक्शन इस एक्स में गया, इतना वाई में गया और इतना जेड में गया, तो जितनी डायरेक्शन गई उस सारा का जो डिस्टेंस आया ना वो आर वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कर दिया तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो मेन आपने यही याद रखना कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है स्केलर की। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन मैंने अभी बताया कि डायरेक्शन क्या होती है, जब हम एक्स एक्सिस के लिए करते हैं तो उसके लिए आई कैप डिनोट होता है, वाई के लिए हमारे पास जे कैप होता है और जेड के लिए हमारे पास के कैप होता है, ये होते हैं। तो जो उसने बोला कि नो डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन नहीं है मीन्स की ये चीजें हमारे पास आंसर में जो भी होगा उसमें आंसर में ये चीज नहीं आएगी। तो आंसर क्या आएगा फिर हमारे पास, मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, उसके कोफिशिएंट लेते हैं, जैसे मान लो 2 आई कैप 3 जे कैप 3 जे कैप और 1 के कैप, सीधा के कैप ले लो। अब ये आ गया अगर हमारे पास, तो मीन्स कि इसमें आई जे के आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आई जे के डायरेक्शन आ रही है, जो डायरेक्शन शो करती है। अगर हमारे पास आई जे के नहीं आ रहा तो इसका कोफिशिएंट अगर हम क्या करें, मैग्नीट्यूड निकालते तो कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी ना। तो अगर हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, तो जब भी हमारे पास आंसर में न्यूमेरिक आ रही है तो वो क्या होगा, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी जरूरी है। 1 मिनट डस्टर, हाँ ठीक है। तो इतना आप समझ लो अभी कि हमारे पास इसमें से अभी एक जो मेजर पॉइंट आया तो वो क्या निकल के आया हमारे पास अभी, कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है क्या होता है, वो हमेशा जो उसका आंसर होता है स्केलर क्वांटिटी क्या लिख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जो मेजर है इसको याद रखना है, इसका काफी इंपॉर्टेंस है, जो चीजें मैं स्टार करके लिख रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज इन न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, अब वेक्टर की बात है तो वेक्टर की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मीन्स की मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उसमें डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि उसमें जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, तो इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा जो भी आएगा। जब इस फॉर्म में आंसर आ रहा तो मीन्स की वो वेक्टर क्वांटिटी, और जे है तो मतलब वो स्केलर क्वांटिटी। तो आइए आप समझ में आ गया होगा, ये चीज समझनी जरूरी है, आगे फिर सारा का सारा आपको आसान लगेगा। तो इसलिए इस पर ज्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ, काफी टाइम लग रहा है वैसे इस पर। ठीक है, तो आइए आप समझ में अब आपका आ गया होगा, स्केलर और वेक्टर आ गया है। अब इसकी जो एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर स्केलर की बात करें, स्केलर में क्या होता है हमारे पास, सिर्फ क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड मीन्स की न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसकी। तो न्यूमेरिक वैल्यू अगर अकेले की बात करें तो क्या हो सकता है हमारे पास, मान लो 3 किलोमीटर। तो ये क्या है, न्यूमेरिक यानी कि 3 किलोमीटर जा रहा है। अब किलोमीटर किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नहीं है। अगर जहां एग्जाम्पल की बात करें तो क्या कहेगा, 3 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट या कुछ भी ले लो आप, इस तरह से मीन्स क्या होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके साथ उसने डायरेक्शन दे दी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, जहां कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर है। अब हमारे पास अगर मेन जो बात करें जो आते हैं नॉर्मल से हमारे पास, तो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये 3 हमारे पास। एक और लिख लेते हैं स्पीड। ये 4 हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है एरिया वॉल्यूम डिस्टेंस स्पीड। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं नोट्स दूंगा आपको कॉपी वाले, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया इसकी एग्जांपल। इसमें बात करें तो एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया नहीं होता कि हमारे पास कहेगा कि जैसे हमारे पास घर का ले लो तो क्या कहते हैं कि इतने फीट है हमारे पास, इतने फीट देते नहीं कहते कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे इतने फीट। तो इतने मीन्स की वो एरिया है। तो वॉल्यूम जितना ऑक्यूपाई कर रहा है ग्लास में कितना हो सकता है, तो उसके ग्लास में वाटर में हम डायरेक्शन थोड़ी ना देते हैं। तो वो चीजें होती है हमारे पास स्केलर वाली। अब वेक्टर में आ जाए तो वेक्टर में क्या होता है, ये तो डिस्टेंस होगा और ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास अगर बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होता है, तो वो मैंने जब डायनामिक की फर्स्ट या आई थिंक सेकंड वीडियो है ना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया, तो वहां से आप देख लेना नहीं तो। ठीक है, वैसे आपको आई होप पता ही होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो जे डिफरेंस होता है सॉरी। तो जे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब ये बात इतना आप याद रख लो। इसके अलावा क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होगी।
वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन बन जाती है। एक्सेलरेशन का नेगेटिव में क्या होती है, रिटार्डेशन होती है। तो सारा पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा क्या है, फोर्स। तो ये सारी एग्जांपल आप याद रखो अभी के लिए, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लेना और साथ में नोट्स बना लेना, ठीक है। अब हम आगे करते हैं कि आगे क्या है इसके। ये सारी चीज ना समझनी जरूरी है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि इसका काफी इंपॉर्टेंस है। अब हमारे पास आ जाती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कि रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, किसको रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वेक्टर, वेक्टर स्पेस चल रहा है ना, लिख लेना, साथ में लिखना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, किसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना, तो वो मैंने बता ही दिया कि जो सिंबल से होता है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर वेक्टर स्पेस को करना है तो हमेशा मतलब क्या होता है इसका, जैसे मैंने बताया था, स्केलर डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस होता है, और वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्ले मीन्स की जो सारी चल क्या रही है हमारे पास, ये कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा है ना। तो मान लो ये हमारे पास अभी जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये कोई पी पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका, इस डायरेक्शन में जा रही है और जहां पे जाके वो एंडिंग पॉइंट हो गया क्यू पॉइंट। तो पी से लेकर क्यू तक गई है हमारे पास, तो ये हमारे पास डायरेक्शन भी शो कर रही है, तो इसलिए वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर डायरेक्शन शो नहीं कर रही होती तो पी क्यू हमारे पास कुछ भी होता है, तो वो स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन कोई ना कोई तो होगी, अगर उसने नहीं बोला तो हम स्केलर मान के चलेंगे, लेकिन अगर मेंशन की है डायरेक्शन तो वेक्टर मान के चलेंगे। ए भी हो गया। अब इसको हमने शो करना है, तो शो कैसे करेंगे कि पी क्यू वेक्टर, इस तरह से हम शो करेंगे इसको। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस उसने कितना किया है, मान लो जो 5 है, 5 किलोमीटर, मीटर कुछ मीटर ले लो, 5 मीटर है। अब 5 मीटर उसने क्या किया है, डिस्टेंस किया है। तो अगर डायरेक्शन आ गई साथ में तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गई उसकी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मान लो अगर आप, तो पी से लेकर क्यू तक गया, उसका उसने क्या करना है, वेक्टर निकालना है। तो अब वेक्टर हमारे पास क्या होता है, पी क्यू है ना, तो पी क्यू का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। अब देखो आपने किया क्या है, जो लास्ट में होगा ना, जो एंडिंग पॉइंट है और जो स्टार्टिंग, तो एंडिंग पॉइंट में से माइनस करना हमने स्टार्टिंग पॉइंट को, तो क्यू में से माइनस। अगर यही हमारे पास क्या होता, क्यूपी की बात करें ना, तो इसमें क्या होगा, आप वो देखो ना, अगर पी की बात करें तो पी हमारे पास मान लो 5 है और क्यू मान लो हमारे पास 10 है, ठीक है। क्यू मान लो 10 है, तो पी माइनस क्यू किया तो क्या आएगा, -5, और क्यू माइनस पी किया तो क्या आएगा, 5। तो मीन्स की इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो अलग अलग आ रहे हैं ना। तो जहां से हमें क्या पता चलेगा कि ये तो हमारे पास फार्मूला हो गया ना इसका, इससे हमें पता क्या चलेगा, एक पॉइंट जो हमारे पास है कि पी क्यू का जो हमारे पास वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू किसके होगा, क्यू पी के। ये तो अभी मैंने बता दिया ना, क्योंकि अगर डिफरेंस कर रहे हैं, जे 5 है, जे 10 है, तो 10 में से 5 तो 5 आएगा, लेकिन 5 में से 10 के तो माइनस आएगा। तो क्या हो गया, -5 और 5 दोनों में डिफरेंस हो गया ना, तो नॉट इक्वल टू हो गया। लेकिन यही अगर हम इसके मैग्नीट्यूड कर दें, देखो इसका कर दें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। क्यों होगा, 5 हो चाहे उसका मॉडुलस कर दे तो वो तो इक्वल टू 5 ही आएगा। तो जब हमने मॉडुलस कर दिया तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमें सिर्फ आंसर में नेगेटिव आना है। नेगेटिव क्यों आना है कि ये नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स की ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉजिटिव में जा रहा है, तो बस वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो वेक्टर की बात करें, वेक्टर में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, जब नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा इसमें। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो इक्वल होगा। तो ये दोनों पॉइंट भी आपने याद रखने अभी, कि पी क्यू का डायरेक्शन नॉट इक्वल टू होता है क्यू पी के, और उनका दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसको याद रख लो, एग्जाम में ये चीज आई हुई है क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ ये कैसे आया हुआ है। पी वेक्टर, अब वेक्टर दिया है तो जब मैंने बोला कि वेक्टर है तो मीन्स की वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, उसको डायरेक्शन भी दी होगी साथ में। तो क्या होगा, मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डायरेक्शन आ गई ना, इसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी लगा सकते हो आप। ये पी क्यू है, एग्जाम में पता नहीं क्या आया हो, मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा तब देखूंगा, दिखाऊंगा। अभी आप ये देख लो कि क्वेश्चन कैसे हुआ है, तो वो मैं मेथड बता देता हूँ। 2i प्लस 2e प्लस 2k, ये हमारे पास पी और क्यू दिया, उसने बोला कि पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो क्या होगा, क्यू -1, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 का हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। इसमें 2 में से 1 गया, अब आंसर क्या आएगा, पहले हमारे पास हम, चलो मैं पहले सीधा करता हूँ आपको लेंथी वे में, पी क्यू का वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2 में से 1 आई कैप, 1 आई कैप, फिर 1 जे कैप और 1 के कैप। जब एमसीक्यू करोगे ना आप, तो तब आपने ये चीजें लिखनी नहीं है एग्जाम में, आपने सीधा आंसर करना है जो मैं अभी करने लगा था पहले। इसका कोफिशिएंट देखना है ना, तो 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर,
तो क्या आ गया 1 2 3 और रूट में 3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से आंसर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें है भी नहीं कुछ, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दिया होगा, जब भी वेक्टर दिया तो उसकी डायरेक्शन भी दी होगी, तो डायरेक्शन जो दी है पी क्यू वेक्टर ये आ गया, और उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो वो न्यूमेरिक, देखो एक न्यूमेरिक वैल्यू आई, चाहे रियल नंबर आया इमेजिनरी आया लेकिन न्यूमेरिक है। ठीक है ना, सारे हमारे पास इसमें डायरेक्शन तो नहीं ना दी हुई, तो इसलिए जो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जो रिप्रेजेंटेशन होगी सारी की सारी आई होप समझ में आ गई होगी आपको, नहीं तो रिपीट कर लेना। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स, वेक्टर के कुछ टाइप्स होती हैं वो हमने करनी है। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूं अभी रब। ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, सीधा टाइप्स लिख रहा हूं, टाइप्स कौन कौन सी होती है। फर्स्ट टाइप हम लिखते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जैसे हमने सेट्स किए थे ना, उसी तरह से वेक्टर भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही होता है, तो आपको आसान होगा याद करने में। ये इक्वल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इक्वल की बात की मीन्स की एक से ज्यादा होगा, एक वेक्टर अपने आप में तो इक्वल होगा नहीं, मीन्स की एक से तो ज्यादा ही होगा तभी इक्वल की बात है। को जब भी कंपैरिजन की बात होती है टाइप्स में, तो हमारे पास क्या होता है, एक से तो ज्यादा हो गए, कम से कम ज्यादा जितने मर्जी हो, कम से कम 2 होने चाहिए। इक्वल वेक्टर है तो क्या होगा कि 2 वेक्टर हम मान के चलेंगे जनरल के लिए, कह रहे कि 2 वेक्टर हमारे पास इक्वल होंगे, कब होंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, 2 वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर इफ their magnitude and direction are same। ठीक है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब क्या हुआ इसका, इक्वल मीन्स कि हमारे पास एक तो पी वेक्टर दिया होगा और एक क्या दिया होगा, क्यू वेक्टर दिया होगा, 2 वेक्टर दिए हैं, इन दोनों की डायरेक्शन दी होगी आई जे के आपकी फॉर्म में। ठीक है ना, वो मैंने एग्जांपल में पीछे बताया सॉरी। पी और क्यू हमारे पास क्या दिए, 2 वेक्टर दिए हैं, दोनों का कह रहा है मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मीन्स कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो तो पहले दिया होगा ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मॉडुलस करेंगे, मीन्स कि उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो गए। अगर इसका आंसर 5 आया तो इसका भी 5 आएगा, सपोज कर लो। मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। डायरेक्शन का मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव में तो ये भी पॉजिटिव में होगा, तो वो तो ऑब्वियस है पॉजिटिव होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इसका डायरेक्शन की बात करें ना, जब उसने डायरेक्शन बोला तो डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पी क्यू डायरेक्शन, डायरेक्शन यही है ना कि पी से स्टार्ट हुआ क्यू पे गया, और क्यू पे डायरेक्शन मीन्स की क्यू से स्टार्ट किया पी पे गया, सॉरी क्यू से स्टार्ट हुआ पी पे गया, तो वो भी क्या आ रहा है, जे डायरेक्शन होती है और जे मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना, इसका चाहे आप अकेले अकेले का उसने मैग्नीट्यूड बोला है, डायरेक्शन तो 2 की होगी ना, एक का भी डायरेक्शन ही ना होता, तो इसलिए जो मैंने लिखा है, तो डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो वो क्या देता है, इक्वल वेक्टर। इसकी वैसे आपने डेफिनेशन याद रखनी है, वो एग्जाम में आएंगे सीधी सीधी। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में जो आएंगे वो हम एमसीक्यू के टाइम पे करेंगे सारा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। पहले तो क्या होता है, इक्वल वेक्टर डेफिनेशन हो गई। दूसरा हम करते हैं, 1 मिनट, मार्कर नहीं मिल रहा। ठीक है, सेकंड क्या दिया है हमारे पास, नल वेक्टर बोल लो या इसको जीरो वेक्टर बोल लो, सेम बात है दोनों। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, दोनों में लिख देता हूँ, वेक्टर लिख लेना साथ में, तो नल या जीरो वेक्टर। अब नल से जो जीरो सीधा ही है कि उसका क्या होगा, हमारे पास जीरो में होगा आंसर, तो क्या होगा, उसका इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट जो होंगे हमारे पास सेम होंगे, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जीरो होगी, और मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। देखो कैसे मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, ऐसे समझ आना। पी क्या ये दे पॉइंट दिया है, ये क्यू। अब हमारे पास क्या कह रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है पी, जहां से वो गया 5 किलोमीटर, जहां फिर वो जहां गया, फिर वापस आ गया जहां। तो अब क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है उसका इनिशियल और एंडिंग पॉइंट सेम होगा, तो इनिशियल भी पॉइंट यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है। ठीक है, इनिशियल एंडिंग पॉइंट तो सेम है। दूसरा क्या कहा उसने कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जीरो होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। अब डायरेक्शन जीरो कैसे होगी, मान लो पी वेक्टर हमारे पास को दिया है, तो 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन तो जीरो होगी। अब मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो क्या होता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, तो ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, वैसे क्या है जिसकी हमारे पास, लिख दो, चलो पूरा लिख देता हूं, हुज इनिशियल एंड एंडिंग
इनिशियल और एंडिंग पॉइंट सेम दिया ना मैंने, इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट सेम जे होगा, ठीक है ना। दो डेफिनेशन है, मतलब क्या है, इनिशियल एंडिंग पॉइंट सेम होगा, जहां तो आ सकता है जे तो फर्स्ट है, और सेम ही मतलब मीन इसकी, जहां तो जे होगा जो इनिशियल एंडिंग पॉइंट सेम है, और इसका मतलब क्या आता है, दैट्स मीन इसका जो दूसरी डेफिनेशन ले तो इसका मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी जीरो होगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। तो जे या तो जे लिखेंगे या जे लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। इनिशियल एंडिंग पॉइंट जीरो मतलब कि उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जीरो, दोनों सेम बात है। तो इसको याद रखना है आपने, जे हो गया नल वेक्टर है हमारे पास, जो जीरो वेक्टर है, तो जिसकी सेकंड डेफिनेशन, ठीक है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो जल्दी जल्दी करते हैं इसके टाइप्स, ठीक है। थर्ड है हमारे पास निगेशन ऑफ, ठीक है, सॉरी निगेशन नहीं, नेगेटिव बोलना था, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेशन भी करेंगे वो जहां नहीं होता वैसे। नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोल रहा है, तो नेगेटिव क्या होता है, अगर पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास, ए वेक्टर दिया है, ठीक है। तो क्यू पी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो मैंने क्या कहा था, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, तो बस यही हो गया कि नेगेटिव हो गया। जब उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, पी से क्यू पे गया तो इतनी है, क्यू से पी पे गया तो वो माइनस में हो गई, बस। तो यही ये चीज हमारे पास सारी की सारी, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ हमारे पास क्या दिया है, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर लिख लेना। अब रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर क्या होगा कि अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर है, तो इसका अगर हमने रेसिप्रोकल करने जाना है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कि 1/a वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इसको भी चाहे मैग्नीट्यूड में लिख लो, लिखना है आपने तो, ठीक है। मीन्स कि उसका 1/, कर देंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो ये सेम सी बात है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, ठीक है। इसके बाद 5 हम करते हैं, डेफिनेशन नहीं है लेकिन जो समझने वाली चीज है, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, डेफिनेशन समझ लो या कुछ भी, लेकिन समझना इसको जरूरी है। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल का मतलब है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, तो क्या आ जाएगा, सेम इनिशियल पॉइंट। ये चीजें समझनी जरूरी है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। को इनिशियल पॉइंट में इसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, तो एग्जांपल इसकी क्या होगी, पी क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर, पी एस वेक्टर। तो देखो सभी में इनिशियल क्या है, पी है ना, तो अगर इनिशियल सेम आ रहा है, अगर हम इसको एग्जांपल से करना हो तो ये पी इस तरह से जाएगा, ये पी पॉइंट है जहां क्यू आर एस, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट सेम है, सभी तरफ डायरेक्शन जा रही है, तो वो क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद 6 क्या है हमारे पास, कोलीनियर, जहां क्या बोल सकते हैं हम, और पैरेलल वेक्टर्स, मीन्स की दोनों की डेफिनेशन सेम होती है, तो इसलिए मैंने और डाल दिया। वैसे कोलीनियर और पैरेलल अलग चीज होती है, ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन सेम है, तो इसलिए मैंने और लगाया, क्योंकि इसका जो मेथड है सोल्व करने का दोनों का सेम है, तो इसलिए आपको जो समझ के चलना है, एग्जाम में जे आए तो वो ध्यान देना है आपने। अब क्या होगा हमारे पास कि दो वेक्टर हमारे पास कोलीनियर कब हो गए, इफ दे आर पैरेलल होंगे हो ना सेम लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख के देता हूं चलो मैं डेफिनेशन, टू वेक्टर आर कोलीनियर, टू वेक्टर्स आर कोलीनियर इफ, हाँ ठीक है यही होगा, इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन irrespective of their magnitude and डायरेक्शन। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो नोट्स मिल जाएंगे, वहां सही मिलेगी आपको, ठीक है। वैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथ साथ में, टू वेक्टर्स आर कोलीनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, कह रहे कि अगर हमारे पास वो पैरेलल होगी सेम लाइन के, इररिस्पेक्टिव टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसलिए मैंने बोला कि पैरेलल और कोलीनियर सेम बात है, क्योंकि कोलीनियर होंगे कब होंगे, कोलीनियर अगर वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे इररिस्पेक्टिव सेम लाइन। मान लो ये एक लाइन है तो इसके पैरेलल हो गए अगर दूसरी लाइन, तो वो दोनों क्या हो गए हमारे पास, कोलीनियर हो गए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स की अगर इन दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, तब हो गए हमारे पास ये कोलीनियर, ठीक है। ये तो हो गया कोलीनियर के लिए। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो, इसको कर लो अब सॉरी,
अब लास्ट पॉइंट है जो हमारे पास, इसके बाद इंपॉर्टेंट सारी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, बेसिक चीजें थी सारी, लेकिन ये भी समझनी जरूरी थी, इसी के ही बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन निकलने हैं, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें समझाई हैं पहले। तो कोप्लेनर वेक्टर, ये लास्ट है डेफिनेशन, कोप्लेनर वेक्टर, तो जो वेक्टर को लीनियर नहीं होंगे वो कोप्लेनर होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोप्लेनर होते क्या है, दे लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, सेम प्लेन में करते हैं। मान लो ये हमारे पास प्लेन है, तो इसी के बीच में पैरेलल होंगे, इसी के बीच में परपेंडिकुलर होंगे, जो कुछ भी होगा इसी के बीच में होगा। तो जो हमारे पास एरिया हमने सेट कर दिया उसी के बीच में अगर वो पॉइंट आ रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कोप्लेनर है। अगर हमारे पास मान लो ये दूसरा प्लेन है, इसमें चला गया ना एक पॉइंट, ऐसे लाइन ज्वाइन होगी, तो वो हमारे पास कोप्लेनर नहीं होते हैं। एक तो ये होती डेफिनेशन, ठीक है, मैंने जो सिंपल वे में समझा दिया। एक कोप्लेनर को अगर हम दूसरी तरह से देखना है तो क्या होते हैं, दैट्स मीन आइदर या तो पैरेलल होंगे और इंटरसेक्ट, या तो इंटरसेक्ट करेंगे बट नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। मैं सिंबल से लिख रहा हूँ, आई होप इतने सिंबल तो आते होंगे सबको। मान लो ये प्लेन दिया है, कह रहे कि आइदर या तो पैरेलल होंगे, या तो पैरेलल होंगे, जहां क्या हो गया हमारे पास, कह रहे कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जहां पे कोई एंगल बना रहे हैं, लेकिन कह रहा है परपेंडिकुलर नहीं होगी, मतलब कि इस तरह से नहीं होगा कि 90 का एंगल नहीं बनाएंगे, और कुछ भी एंगल बना ले कोई चक्कर नहीं है, 90 का नहीं बनाएंगे तो वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अगर 90 का एंगल बना दे तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे, ठीक है। तो बस ये चीजें आपने याद रखनी है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी गई हैं, और आपको मैं बता दूं जो जितना मैंने बताया था ना अभी 4 टॉपिक, स्ट्रेट लाइन हमारे पास कोनिक सेक्शन और 3D सभी को मिलाकर तो 31 2016 में क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीक्यू जो एग्जाम है आपका हुआ, और 31 क्वेश्चन ही आए हैं 2017 में, जो 2 ही बार एग्जाम हुआ है अभी तक, और दोनों बार 31 क्वेश्चन आए हुए हैं अगर मैं 4 टॉपिक को मिला दूं, ठीक है। और दोनों आपस में सभी आपस में क्या कनेक्टेड होते, इसलिए मैं टोटल 31 बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अकेला वेक्टर की बात करें तो वेक्टर से 9 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं हर बार, ठीक है। एक बार 9 आए, एक बार 10 आए, कब आए वो नहीं मुझे याद है, एक बार 9 और एक बार 10 आए, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए वेक्टर स्पेस के। अब हम आगे क्या करना है, आगे हमने करना है एडिशन ऑफ अ वेक्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूं, वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर्स मीन्स की एडिशन करनी है तो एक से तो ज्यादा वेक्टर होंगे, ये तो पक्का ही है ना, तो इसलिए मैंने वेक्टर्स लिखा है। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स, अब वेक्टर्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी डायरेक्शन ही हैं, जैसे हमने कितना किलोमीटर किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर है तो बस डायरेक्शन आ रही है साथ में, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें पहले तो मैं डायग्राम से बताता हूँ कि क्या चीज है, फिर आपको मैं समझाता हूँ। तो मान लो ये इनिशियल पॉइंट है कोई O पॉइंट, ठीक है, जहां से वो गया A पॉइंट पे, ये A पॉइंट हो गया। अब जहां से वो गया B पॉइंट पे, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जहां से A पॉइंट गया तो मीन्स उसने कुछ किया, कुछ डायरेक्शन होगी उसकी, तो वो हमने A वेक्टर लिख दी, क्योंकि वो डायरेक्शन भी हम देखेंगे वेक्टर्स में, तो उसमें क्या आएगा, I कैप, J कैप और K कैप, वो तो आएंगे चीजें, तो वो आ गया हमारे पास डायरेक्शन A वेक्टर में गया। अब यहां से गया वो B में, तो जहां से J डायरेक्शन आई तो B वेक्टर लिख दिया, क्योंकि इसके भी डायरेक्शन होगी साथ में, तो इसलिए हम सिंबल भी देख रहे हैं, जो सिंबल याद रखनी है, इसलिए मैं साथ में सिंबल को दे रहा हूं ज्यादा फोकस। A वेक्टर इस तरफ गया है, B वेक्टर ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, C वेक्टर, O से C वेक्टर, ये क्या हो गया, C वेक्टर, वो इक्वल टू किसके होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जी इस तरह से होगी, ठीक है। अब इसमें देखो ये चीज बात करने वाली क्या है, एक कि A वेक्टर पहले इधर गया राइट साइड को, फिर B वेक्टर गया, तो हम जब करते हैं कुछ भी तो हम क्या करते हैं, या तो करते हैं क्लॉकवाइज जो इस तरह से चलती है, या एंटी क्लॉक चलते हैं जो इस तरह से चलती है, ठीक है। अब देखो इसमें ये ना तो क्लॉक है ना एंटी क्लॉक है, ये पहले गया एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक गया, और ये देखो तो ये एंटी क्लॉक नहीं जा रहा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मीन्स की आगे की तरफ जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट क्या होता है कि सम ऑफ फोर्सेस का, जो भी हमारे पास जहां पे फोर्स लगी है तो डायरेक्शन सेम बात है ना, कि हमने जहां पे पहले इस तरफ को गए हैं A वेक्टर, जहां गए B वेक्टर, उन दोनों का सम किया, तो जिस तरफ को ये जा रही है ना, जिस तरह की मीन्स की इन दोनों के सम करके हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं,
तो इनका जो सम होगा वो भी हमारे पास सम करके उसी पॉइंट पे पहुंचा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास इसका सम होता है कि इसका जो सम होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा हमारे पास जो डायरेक्शन का सम होगा दोनों के ए बी के। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। तो इसलिए मैंने पहले समझाया कि डेफिनेशन आसानी से समझ आएगी। अब मैं बताता हूँ डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास मान लो ओ बी वैक्टर है हमारे पास कोई, जो मैंने एग्जांपल के लिए बता रहा हूं अभी, ओ बी वैक्टर अगर, तो वो क्या होगा, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर। ठीक है, क्या किया हमने, ओ बी वैक्टर, ओ बी वैक्टर चाहिए ना, ए प्लस बी चाहिए, ओ बी वैक्टर इक्वल टू क्या आ गया है, ओ ए वैक्टर, ओ ए जे वैक्टर और ए बी जे वैक्टर। तो इन दोनों का सम किया हमने तो इक्वल टू क्या है, ओ बी वैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो इसके बीच वाले पॉइंट है वो कट नहीं होगे, जे ए और जे कट हो गए तो ओ बी बन नहीं रहा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास वेक्टर सम आया ना, वो क्या करेगा, उसको हमने दो में ब्रेक किया ना, तो इसके बीच में एक पॉइंट लगा दिया कि ओ ए फिर ए बी। अगर हमने इसको तीन में ब्रेक करना होता तो ओ ए लगाते, मीन्स की दो पॉइंट लगा देते इसमें, ए और बी, बी तो पहले ही सी लगा लो मान लो। तो पहले कहता है ओ ए फिर ए सी फिर सी, और हमारे पास कहां तक जाना है इसने, बी। देखो तो ओ बी तक पहुंच गया, पहले हमने ए लगाया और फिर हमने सी लगाया, तो दो पॉइंट लगा दिए ए सी। तो इसी तरह से जितने मर्जी पार्ट्स में हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि उसका सम इक्वल टू इसके आना है। अब ये क्या बन क्या रहा है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इस पे हमारे पास एक क्या होता है, ट्रायंगुलर लो बोलते हैं उसको। ठीक है, ट्रायंगुलर लो, तो उसको हमने अब करना है कि वो लो क्या होता है। ठीक है, यही लो होता है, उसी को हम एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। एडिशन जो होता है ना, दो तरह से होता है। जो वेक्टर्स में एडिशन होना है वो दो तरह से होना है। एक तो क्या होना है हमारे पास, ट्रायंगुलर लो, मीन्स कि दो लो लगते हैं उस पर, एक तो ट्रायंगल वाला होता है और एक होता है पैरेललोग्राम लो। ठीक है, तो वो दोनों करेंगे। पहले हम कौन सा करने लगे हैं, ट्रायंगल लो, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लो। ठीक है, ट्रायंगल से बनता है, ट्रायंगुलर बोलो या ट्रायंगल लो बोलो, वैसे नाम इसका ट्रायंगुलर होता है। तो ट्रायंगुलर लो फर्स्ट कर रहे हैं हम लो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। एडिशन दो तरह से होता है, एक ट्रायंगल से एक पैरेललोग्राम से। पहला क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल वाला, ये ट्रायंगल ही बन रहा है ना, तो जो मैंने जो बताया है ना, तो ये ट्रायंगल का ही। तो अब देखो इसमें क्या है, तो जब मैं स्टेटमेंट लिखने लगा इसकी, वही आपको मैंने अभी बताया था वही लिखने लगा। क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर represent, if two vector represents the two sides of triangle, two sides of triangle in same order, in same order, is equal to their sum is represent by थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। अब यही बताया था मैंने। अब देखो मैंने क्या बताया था, रिवर्स ऑर्डर देख लेना जो भी है, आप जो लिखे हुए मैंने नोट्स वहां पे सही होगा, अगर नहीं समझ आ रहा है। अब देखो मैं समझा देता हूं बस क्या किया। टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट, देखो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। टू वेक्टर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है इसकी एक जे साइड और एक जे साइड, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर क्या है कि जे भी राइट साइड को एंटी क्लॉक जा रहा है और जे भी एंटी क्लॉक जा रहा है, तो सेम ऑर्डर में चल रहा है। इज इक्वल टू देयर सम ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड, कह रहे कि उसका जो सम है वो थर्ड साइड के इक्वल होगा। जिन दोनों का सम इक्वल टू इसके थर्ड साइड के इक्वल है ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट इन रिवर्स ऑर्डर, कि अगर जे एंटी क्लॉक जा रहे थे दोनों, तो इसका जो सम है वो क्या हो गया, ऑर्डर उसका क्लॉकवाइज चला गया। अगर जे क्लॉकवाइज जा रहे होते तो इसका रिवर्स में हो जाता, मीन्स की एंटी क्लॉक हो जाता सम। ठीक है, तो सम क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। ये चीज है बस ट्रायंगुलर लो कहने का मतलब। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको स्टेट में आ जाए तो पूछे कि कौन सा लो है, या कहाँ ये एडिशन में यूज हो रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है, स्केलर में, वेक्टर में कहाँ हो रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर रो है और यूज इसका एडिशन में हो रहा है। तो दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अदरवाइज ये सिंबल पूछ सकता है ऑर्डर, वो डायग्राम बना के कि कौन सा जहां पे डायग्राम सिंबल आएगा कुछ भी। ठीक है ना, तो वो आपको मैंने समझा दिया। जो सम होगा वो सेम जाएगा, जिसका सम हो रहा है दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर है, उसका जो सम हो गया वो दूसरी साइड में वो ऑर्डर चेंज कर लेगा, अपना रिवर्स में ऑर्डर करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये तो एडिशन का था, अब हम करेंगे पैरेललोग्राम लो। ठीक है, पैरेललोग्राम लो वो भी एडिशन का ही है। ठीक है, सम करने के लिए। तो दूसरा करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं अभी, तो ये भी कर ही देते हैं ट्रायंगल का सारा। अब हम करते हैं दूसरा है जो इसका पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम लो। अब पैरेललोग्राम लो क्या कह रहा है हमारे पास,
ये पैरेललोग्राम है तो मीन्स के इसमें पैरेललोग्राम तो बनेगा ही, वो ट्रायंगुलर होता है तो ट्रायंगल बना था। अब इसमें सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना देता हूं मैं, डायग्राम से आप समझोगे तो आसान रहेगा इसलिए। अब हमारे पास क्या है, ओ ए बी और सी, ठीक है। जब मैंने देखो गलत तरीके से लिखे हैं, मैं बताता क्यों लिखे हैं, और पहले मैं बना दूं सारा डायग्राम आपको फिर समझाता हूँ। और जे एक सिंबल जा रहा है हमारे पास ए प्लस बी, और किन दोनों के सम से बन रहा है, तो जे इधर जा रहा है ए और जे जा रहा है हमारे पास बी की बात करें तो बी जाएगा हमारे पास अब इधर, ठीक है। जे हमारे पास पैरेललोग्राम में जे दोनों साइड इक्वल होती हैं और जे ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये सारा डायग्राम बन गया। अब समझो क्या होता है, अगर ट्रायंगल की बात करें तो ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो चाहे नीचे वाला, दो ट्रायंगल बनते हैं ना, उसमें हम क्या करते थे, एक तो ये होता था और एक इसके साथ वाली होती थी, ठीक है। अब देखो ये एक ट्रायंगल में नहीं ना आ रहा, अगर एक साइड इसकी देखो तो दूसरी साइड इसकी कुछ नहीं है इसमें, जो कि होना चाहिए इसमें डायरेक्शन कुछ नहीं है। अब दूसरा ट्रायंगल देखो तो इसमें एक जे साइड दी है बी हो, लेकिन जे साइड में कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो मीन्स की एक साइड हमारे पास दी होगी सिर्फ, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ रहा है, पैरेललोग्राम में यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो डायरेक्शन ही दी, दो डायरेक्शन दी होती तभी सम करते हैं ना हम। तो डायरेक्शन दूसरे की कहां पे हो रही है, वो दूसरे ट्रायंगल में जाके हो रही है। तो जब दो ट्रायंगल के सम को बनाकर दो ट्रायंगल की साइड को हम ऐड करके ना, तो फिर हमारे पास सम हो रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम में होता है। अब देखो ये एंटी क्लॉक जा रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉक जा रहा है और ये क्या जा रहा है, क्लॉक जा रहा है। अब हमने क्या करना है, सम, इसका अगर हम सम करने जाए, अब देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि क्योंकि जे भी इधर है, जे भी ऊपर की तरफ मीन्स की बाहर की तरफ जा रहा है राइट, जे भी राइट और जे भी राइट, ऐसे समझ सकते हो जहाँ कि ये तीनों सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, या तो ऐसे समझ लो पैरेललोग्राम में। जहाँ आप क्या करोगे, मान लो हमारे पास कैसे में, हाँ चलो देखो, एक हमारे पास क्या है, जे है और एक जे है, इसी तरह से ना इसके बीच में एक लाइन है, चलो मैं पहले लाइन बना दूं, जे मान लो लाइन है एक बीच में, ये चीज है ना। अब मान लो एक पर्सन क्या है, इधर से फोर्स लगा रहा है, एक पर्सन इधर से फोर्स लगा रहा है। अब जब दोनों पर्सन इसी तरह से फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाते जाएंगे, मान लो सीधा है जी, सीधा है, फोर्स लगाते जाएंगे, तो जो इधर ना तो उधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, अगर इक्वल फोर्स लग रहे हैं, इधर से भी 20 mg और इधर से भी 20 mg मान लो, ठीक है। तो क्या हो गया, जब इसको जोर लगाएंगे दोनों आपस में, तो क्या होगा, वो ऐसे वाइब्रेट करके जहां तो इधर को जाएंगे जहां इधर को जाएंगे। अब मैंने डायग्राम में इधर को बनाया तो आप इधर को समझ के चलो कि इन दोनों की फोर्स लगी, अब वो आगे पीछे तो जान सकते, तो वो क्या करेंगे, जोर लगा करके इधर को जाएंगे। तो वही हो रहा है, एक इधर से फोर्स लग रही है, एक इधर से फोर्स लग रही है, दोनों फोर्सेस जब लग रही है आपस में, तो कंबाइन होकर क्या आ रही है, बीच वाली फोर्सेस में आ रही है, वो रिजल्टेंट फोर्स में आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से है, मान लो एक इधर को फोर्स है एक इधर को है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इसके बीच में होगा। इस तरह से चीज है, आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करके किया होगा तो ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। डायग्राम, अब इसके स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि ज्यादा आसानी से समझ आए। तो क्या कह रहा है, वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम अ कोइनिशियल, तो कोइनिशियल मैंने बताया था कि जो इसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो इनिशियल पॉइंट सेम है, देखो इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए, ए बी वेक्टर और उनके सम के लिए, तीनों के लिए इनिशियल पॉइंट सेम है। तो क्या आएगा, वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम कोइनिशियल, तो कोइनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, कोइनिशियल पॉइंट ऑफ सेम ऑर्डर। अब सेम ऑर्डर आया, देखो मैंने कहा था ना ऑर्डर सेम है, तो सेम ऑर्डर चल रहा है, तो सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वेक्टर्स इन ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो बस यही जो मैंने लिखा वही समझाया, कह रहा है कि वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम अ कोइनिशियल पॉइंट, तो कोइनिशियल पॉइंट से जा रहे हैं, तो जे हमारे पास क्या हो गया, कोइनिशियल पॉइंट से जा रहा है। अब मान लो हमारे पास जहां से सीधा ना, जा तो इसको एंटी क्लॉक लेकर चलो दोनों को, या इसको दोनों को क्लॉक लेकर चलो, किस तरह भी लेकर चलो, अगर ये दोनों हम लेकर चल रहे हैं तो ये क्या आना चाहिए था, इस तरफ वापिस आना चाहिए था हमारे पास, क्योंकि सेम पॉइंट से चल रहा है ना इनिशियल पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए थी, तो वो क्या होगी हमारे पास इस तरह की होगी, क्योंकि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप ऐसे समझ में नहीं आएगा, आई थिंक मुझे लग रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अभी आप इसकी डेफिनेशन याद रख लो, अगर नहीं भी कुछ समझ में आया तो, ठीक है। वैसे डेफिनेशन याद रखनी जरूरी है, पैरेललोग्राम लो और ट्रायंगुलर लो होता है एडिशन के लिए, तो वो दोनों मैंने करवा दिया, अब एडिशन थी, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि एग्जाम में यूज होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो हमें करनी है, ठीक है। तो करते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज
ऑफ एडिशन वेक्टर चल रहा है ना, चलो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, वेक्टर की एडिशन हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना है बस। अब एडिशन, नॉर्मल एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या था, 2+2 3, ठीक है ना, सॉरी 2+3 5 या 2+2 4 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज करनी है तो सिंपल होता था कि हमारे पास अगर एक डायरेक्शन जा रही है दूसरी जा रही है, दोनों को सम कर दिया तीसरी बन गई। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टी अब एडिशन में कर रहे हैं वेक्टर के टाइम पे, तो उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, कई जगह पे डिफरेंस होते हैं, कई जगह नहीं होते। वैसे मोस्टली ना के बराबर ही होते हैं, सिंपल ही होती है एडिशन, लेकिन फिर भी बतानी जरूरी है। तो प्रॉपर्टी करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या चल रही है इसकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कह रहे कि दो वेक्टर का एडिशन करें तो वो इक्वल होता है, चाहे उसको रिवर्स कर दे। तो इसको प्रॉपर्टी को बोलते क्या है, तो इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो नाम ही पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। तो जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है समझ लेना इसको, COMMUTATIV, ठीक है, ये था, वैसे वो मिल जाएगा नोट्स में आपको सही से। A+B हो गया। अब दूसरी क्या होती है, पहले लिख देता हूं मैं नाम इसका, नहीं तो एसोसिएटिव। दूसरी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव 3 के लिए होती है, आपको पता ही है। तो A+B+C कर दो, चाहे पहले इसका एडिशन कर दो A+B और बाद में क्या कर दो, C कर दो, ठीक है। तो मतलब दोनों का सेम होता है। ये आपने की होगी 6 से स्टार्ट हो जाती है आई थिंक, अब हमारे टाइम पे तो 8 से हुई थी शायद, हुई नहीं थी जहाँ मेरे हिसाब से पंजाब बोर्ड से की थी मैंने, तो वहां पे थी ही नहीं उस टाइम पे तो आई थिंक। तो एसोसिएटिव, इसके बाद क्या था, एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए नहीं मैं लिखा कि आइडेंटिटी दो तरह की होती है, एक एडिशन के लिए होती है, एक मल्टीप्लिकेशन के। एडिशन के लिए 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होती है, इतना पता ही होगा आपको। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी बोला क्योंकि एडिशन की कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी सेम रहेगी। 0 से ऐड किया आइडेंटिटी से, जहां हम क्या करें, इसको पहले लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू वही एलिमेंट आता है। अब एलिमेंट की जगह आएगा वेक्टर आएगा, क्योंकि वेक्टर की बात है। तो वेक्टर को 0 के साथ ऐड किया तो क्या आएगा, वेक्टर वही बनेगा। एडिटिव इनवर्स, अब क्या आ गया हमारे पास, एडिटिव सॉरी ये जो आइडेंटिटी आई ना पहले, अब इनवर्स करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स, इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है कि आइडेंटिटी के साथ ऐड करें तो वो हमारे, सॉरी इनवर्स के साथ ऐड करें तो वो आइडेंटिटी बनता है। अब आइडेंटिटी 0 है तो मीन्स की ए वेक्टर को किसके साथ करेंगे, माइनस ऑफ ए वेक्टर के साथ करेंगे, तो इक्वल टू 0 बनेगा। जाके लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो सेम बात होती है। तो ये अनइनवर्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन का पार्ट होता है ना, बस नेगेटिव के साथ एडिशन होती है। तो सब्ट्रैक्शन की बात करें हमारे पास तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर को हमने क्या किया, प्लस कर दे। एडिशन की बात कर रहे हैं तो प्लस किससे किया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर से किया, तो वो क्या आ जाता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है वैसे, पर एग्जाम में इसके नाम पूछे जा सकते तो इसलिए मैंने एक बार करवा दिया आपको। बाकी क्या है, स्केलर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, इसमें क्या होगा कि लैम्डा ऑफ, मान लो लैम्डा को स्केलर है हमारे पास, लैम्डा ऑफ ए वेक्टर किया हमने, इसका मॉडुलस किया अगर मान लो, तो कह रहा है कि जो स्केलर होगा वो बाहर आ जाएगा और मॉडुलस हो जाएगा ए वेक्टर का, ठीक है। ये चीज कह रहा है। मान लो अगर इसके एग्जांपल में दे देता हूँ, चलो 3 ऑफ ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर का मतलब क्या है कि जिसको आई जे के की फॉर्म में है, तो वो ए वेक्टर तो कुछ भी होगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है कि 3 वेक्टर अगर माइनस का भी है तो इधर बाहर माइनस का आ जाएगा, और ए वेक्टर तो फिर जो ही होगा, जो भी इसका होगा वेक्टर क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू देगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप समझ में आ गया, नहीं तो एग्जाम जब क्वेश्चन करते हैं ना वो तब तो समझ में आ ही जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, स्केलर, इसकी सारी की सारी हो गई प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, डायरेक्शन। जैसे कि हमने डायरेक्शन की थी ना, डायरेक्शन हमने कर लिया आई थिंक, है ना, हाँ डायरेक्शन कर लिया। डायरेक्शन क्या होता था हमारे पास, पी क्यू वेक्टर इसको बोलते थे डायरेक्शन। इसमें क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, यही होता था ना, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर करते थे पोजीशन वेक्टर दोनों का, ठीक है। तो ये क्या हो जाती थी हमारे पास डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन निकालने को बोले मीन्स की यही बोल रहा है वो, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से इसको माइनस करना है हमने बस, और बाकी कुछ नहीं है। इसकी अलग से वैल्यू होगी, इसकी अलग से, और आई को आई के साथ ही करना है। अगर मान लो एक हमारे पास है ना कि जहां आ गया 0 आई कैप और इसमें 1 आई कैप आ गया, तो ये नहीं करना कि इसमें नहीं है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमने इन दोनों को करना 0 के साथ माइनस कर देना, जो भी होगा ना उसी तरह से हमने आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के कैप के साथ, इसी तरह से करने हमने, ठीक है। अब चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले मैग्नीट्यूड बता देता हूँ, उसकी एग्जांपल नहीं ना करवाई मैंने। अब मान लो हमारे पास पहले तो ए वेक्टर दिया है कोई, एक मिनट, ए वेक्टर दिया है हमारे पास, मान लो एक्स
आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, ये तीन हमारे पास दिए हैं आई जे कैप डायरेक्शन के हिसाब से। ये ए वेक्टर है, इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ज्यादा रखना है। ये क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अगर निकालने को बोले तो, क्योंकि इसका यूज होना आगे तो इसलिए मैंने कहा। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक आता है जो कि एग्जाम में चीज आई हुई है आपके, इन सबसे वैसे सेपरेट है, वो स्ट्रेट लाइन में पूछी गई है, तो वो हम करते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी उसका यूज होना है। लेकिन उसने वेक्टर को साथ कॉम्बिनेशन करके बोला, इसलिए मैंने कहा ना दोनों मिक्स हैं। तो वो क्या है हमारे पास, एक सेक्शन फार्मूला, जो कि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में आता है। स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता ही होगा क्या होता है, वही हमारे पास जहां भी होगा, बस वेक्टर की फॉर्म में है वो सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि जब हमारे पास दो पॉइंट है तो उसको क्या करता है, वो कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, यही होता है ना। अगर मान लो ये पॉइंट है ए और बी, ए बी कोई पॉइंट है, इसको कह रहे हैं कि डिवाइड कर दो टू इक्वल पार्ट। तो देखो सी पॉइंट लिया है, अब ये इक्वल भी हो सकते हैं हमारे पास, जो इंटरवल है वो नहीं इक्वल भी हो सकते, और ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये तो इंटरनल ही आ गया ना। अब हमारे पास क्या कर दे, अगर ये पॉइंट है ए बी, तो इसको क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा जे सी पॉइंट पे जाके जहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से जब आएगा आंसर, इसको इसमें से माइनस करेंगे, वो क्वेश्चन के टाइम पे पता चलेगा आपको पूरा क्वेश्चन। अभी फार्मूला बता दूं तभी क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, पहले हम करें इंटरनली के लिए। ठीक है, इंटरनली जब हम क्या करें, सेक्शन फार्मूला हम डिवाइड कर रहे हैं किसी ए और बी पोजीशन वेक्टर को इंटरनली। ठीक है, तो मान लो कोई ए और बी हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए होंगे, ए और बी हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर दिए हैं। ठीक है, मान लो कि ए हमारे पास पॉइंट है कोई, वहां से ए वेक्टर है, और बी हमारे पास कोई पॉइंट है, वहां से बी वेक्टर हमने लिया। ठीक है ना, ये चीज है हमारे पास पॉइंट, जैसे मैंने जहां पे लिए थे। चलो मैं लिख देता हूं, जहां पे मान लो हमारे पास दिया है ओ पॉइंट, ये दिया है ए पॉइंट, और ये दिया है बी पॉइंट। अब ये ए बी पॉइंट है, इसको हमने इंटरवल में करना है डिवाइड। ठीक है, ए और बी को हमने डिवाइड करना है किसी इंटरवल पे, इसको कर दो दोनों को ज्वाइन। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर में हम सिंपल डिवाइड नहीं करते, अदरवाइज ये लाइन होती थी तो हम लाइन पर डिवाइड करते थे। अब लाइन नहीं ना चलेगी, वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन होती है साथ में, तो इसलिए डायरेक्शन ली है। एक डायरेक्शन ये गई है ओ ए, और एक डायरेक्शन गई है ओ बी। अब ए बी हमारे पास इसमें डिवाइड करना है, किस डायरेक्शन में करेंगे तो वो चीज देखनी है। ठीक है, तो पहले तो ओ ए गया तो ये ए डायरेक्शन में गया, ओ बी गया तो ये बी डायरेक्शन में गया। ठीक है, ये दो चीजें तो हमारे पास डायरेक्शन में गई है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इंटरनली हमने करना है। तो इंटरनली डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, सी पे डिवाइड करेंगे कहीं पॉइंट पे। ये सी पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, ए बी को डिवाइड करना है तो सी को पॉइंट ले लिया। तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास कहेंगे कि ए वेक्टर है हमारे पास ए का पॉइंट का, और बी वेक्टर है बी पॉइंट से, देन इंटरनली के लिए क्या हो गया, देन द पॉइंट सी, हमारे पास जो पॉइंट सी मिड पॉइंट का आ रहा है उसको क्या कर देना है, डिवाइड करेगा ए बी को। देन पॉइंट सी डिवाइड ए बी इंटरनली। इंटरनली के लिए बात हो रही है ना अभी हमारे पास, तो डिवाइड करेगा उसको इंटरनली। तो किस तरह से करेगा, इन रेशो, कोई रेशो लेंगे ना, या तो हम क्या कहते हैं, जहां पे दो टाइप से रहती है रेशो, या तो एम रेशो एन लेते हैं या के रेशो मान लेते हैं। तो एग्जाम में जब आपको करोगे ना, तो एग्जाम में आपने के रेशो वन के हिसाब से करना है, क्योंकि वहां पे करोगे आपको जो भी आएगा, हमारे पास 1/2 आ गया, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 1/2 रेशो इस तरह से बनेगी। लेकिन अभी अगर फार्मूले के हिसाब से देखें तो वहां पे एम रेशो एन ही करनी है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो एम रेशो एन से ही हो रहा है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो रहे के रेशो वन से। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन किससे अटेम्प्ट करना है जब हम एमसीक्यू करेंगे। अभी एम रेशो एन के लिए चलो, जो कि जर्नल है। एम रेशो एन हैज द पोजीशन वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, आर वेक्टर। जे हमारे पास क्या ले लिया, आर वेक्टर हमने मान लिया कि जे हमारे पास डिवाइड किया इसको, और जे हमारे पास क्या है, आर वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर लेनी है तो जे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ले लिया। अब इसको क्या करेगा, एम रेशो एन में डिवाइड करना ना, तो मान लो एम रेशो एन, जे एम रेशो है और जे एन रेशो। ठीक है, इसका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। तो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में क्या हो गया, एम प्लस एन। ठीक है, क्या करते हैं, एम और इसके ऑपोजिट बी वेक्टर, एन इसके ऑपोजिट ए वेक्टर। जैसे जी लाइन के लिए आप देखो अगर, तो एम रेशो एन में डिवाइड करें तो जे ए और जे बी है मान लो, तो क्या करते थे, एम और बी वेक्टर, एन और ए वेक्टर, और एम प्लस एन। इसी तरह से जहां पे चलते हैं डायग्राम, लेकिन वेक्टर के लिए यही आता है। ये हो गया इंटरनली। अब एक्सटर्नली के लिए बात करें तो एक्सटर्नली हमारे पास क्या होता है, उसमें बस माइनस आ जाएगा हमारे पास। तो माइनस में क्या होगा,
आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी वेक्टर। अब हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नली होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक तो एम पॉइंट आएगा और दूसरा क्या आएगा, माइनस का एन। चाहे इसको माइनस लगा दो चाहे इसको, एक माइनस का आएगा क्योंकि एक्सटर्नली जा रहा है। तो एक्सटर्नली जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एम बी वेक्टर माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास, एन माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में हमारे पास एम माइनस एन। ठीक है, ये इंटरनली हो गया, ये एक्सटर्नली हो गया। इसके अलावा एक और आता है हमारे पास, थर्ड की बात करें, थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। मिड पॉइंट हमारे पास देखो, अब हमारे पास अगर हम एम रेशो एन की बात करें तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हैं, हो सकता है ये इक्वल हो ना ही भी हो। अगर वो इक्वल है तो मतलब क्या हो गया कि वो मिड पॉइंट पे करेगा, तभी ये दोनों बी सी और सी ए तभी इक्वल हो गया अगर ये दोनों इक्वल पॉइंट्स में करेंगे। अगर इक्वल पॉइंट्स में कर रहे हैं मीन्स की मिड पॉइंट है, तो उसकी रेशो क्या होगी, अगर ये 2 है ये भी 2 होगा, ये 5 है ये भी 5 होगा। तो अगर ये 5 भी है तो इसको कट करेंगे तो रेशो क्या बनेगी, 1:1। तो 1 रेशो को अगर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। तो इसको मान लो 1 किया, इसको भी 1 किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एम प्लस एन, सिर्फ एम प्लस एन क्या रह गया, और जहां 1 1 आना था 1 + 1 2। तो ये क्या बन जाता है, एवरेज वाला फार्मूला बन जाता है। मतलब कि क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, नहीं तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2 हो जाता है जब हमारे पास इसने दिया है कि दोनों क्या कर लें, इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। जब मिड पॉइंट है, जब वो कहेगा कि ये दोनों रेशो सेम है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने एक और। तो ये क्या होगा हमारे पास मिड पॉइंट का, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे हम जब एमसीक्यू करेंगे तब करेंगे। ठीक है, तभी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, इंटरनली एक्सटर्नली और मिड पॉइंट। ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन आया था वेक्टर स्पेस में, जब हम स्ट्रेट लाइन करेंगे तो उसमें भी सेक्शन फार्मूला है, तो वहां पे हम अलग से करेंगे। ठीक है, उसको हमने किस तरह से करना है, उसको हमने लाइन के हिसाब से करना है कि लाइन हमारे पास कोई ए बी है, ये ए और बी कोई लाइन है और इसको मिड पॉइंट में डिवाइड कर दिया जहां कोई सी पॉइंट। अब वो इंटरनली भी हो सकता है और जहां पे एक्सटर्नली भी हो सकता है, तो वो वहां पे करेंगे। अभी वेक्टर के हिसाब से यही सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास, पहले इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो तो आपने करना ही करना है। ठीक है ना, वो तो सिंपल है, वैसे भी आता ही होगा आई थिंक, नहीं भी आता तो वो हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन करने पे, ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कई बार लगता है कई बच्चों को, है सिंपल ही वैसे, पर कई बार लगता है, कई बार क्या होता है कि हम सही से समझ नहीं पाते, तो उसकी वजह से लगता है। एक तो हमने बात क्या की, स्केलर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट अब बात करेंगे। पहले हमने क्या किया, एडिशन की बात की, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। अब जब हम एडिशन किया था तो एडिशन तो हमारे पास एक ही होता है, एडिशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं प्लस। वो क्या होता है, 2 तरह से हम कर सकते थे उसको, एक होता था ट्रायंगुलर लो से और एक होता था पैरेललोग्राम रो से। ये 2 हमने वे से किया कि एडिशन करते हैं। अब हम जो प्रोडक्ट करते हैं ना, प्रोडक्ट भी 2 वे से करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें ट्रायंगुलर या पैरेललोग्राम लो नहीं आता, उसमें हमारे पास और कोई अलग मेथड आते हैं, 2 मेथड आते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एक तो है स्केलर, दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है वेक्टर। एक स्केलर आएगा और दूसरा आएगा वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ही बोलते हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट 2 तरह से आ गया, एक स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्पेस बीच में मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि मैं बता सकूं। स्केलर के लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट यूज होता है, और वेक्टर के लिए हमारे पास क्या होता है, क्रॉस यूज होता है। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 2 नाम है, दोनों याद रखने हैं। एक क्या है, स्केलर प्रोडक्ट बोल देंगे या डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, इधर वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में जैसे बता दी कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, तो वो भी आपको पता होगा। स्केलर क्या होता है, जिसका हमारे पास आंसर आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और वेक्टर क्या होता है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आता है, एक डायरेक्शन की फॉर्म में आता है, मीन्स कि उसमें आई जे कैप आते हैं। अब स्केलर के लिए हमारे पास अलग से फार्मूला है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, वेक्टर के लिए हमारे पास अलग से फार्मूला है, इसकी अलग से प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर की। तो जितना होता है, आगे आई थिंक टाइम काफी हो गया, चलो स्केलर कर लेते हैं जितना होता है, बाकी एक वीडियो आई थिंक और लगेगी और उस खत्म हो जाएगा, और साथ में मैं उसके आपको नोट्स भी दे दूंगा जो भी हमारे पास होंगे PDF,
और आपको एमसीक्यू भी दे दूंगा, वो एक दिन में आप सॉल्व कर लेना, फिर देख लें। अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो बता दूं कि स्केलर का मैंने बताया था कि कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो स्केलर का जो प्रोडक्ट करेंगे ना उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अगर अकेले स्केलर की हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसका जब हम प्रोडक्ट भी कर देंगे तो तब भी जो वैल्यू आएगी ना उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का आंसर हमारे पास न्यूमेरिक की फॉर्म में आता है। तो मैग्नीट्यूड करने पे न्यूमेरिक आता है, अगर मैग्नीट्यूड नहीं करे तो वो वेक्टर ही रहता है। तो अगर उसने स्केलर बोला मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है, इतनी बात पक्की है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड पता है आपको, अगर ए का वेक्टर का करें मैग्नीट्यूड जे होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन जहां से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमने फाइंड करना एंगल, एंगल फाइंड करना है हमने। जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट हमारे पास जैसे सिंपल हमने ये नहीं ना किया, यहाँ पे 2 + 3 5 है, हमने किस फॉर्म में किया, वेक्टर की फॉर्म में। a + b वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मीन्स की a का वेक्टर b का वेक्टर इक्वल टू इन दोनों क्या होता है, जो भी था। अब इनको वेक्टर की फॉर्म में किया था, अब जो एंगल आएंगे एंगल भी वेक्टर की फॉर्म में आएंगे, वो साथ में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो जैसे हम 2 + 3 इज इक्वल टू 6 ये नहीं करेंगे इसमें, सिंपल इसमें क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब ये तो क्रॉस है, हमने स्केलर लेना तो डॉट आएगा, ठीक है ना। तो वो देखते हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है, वहीं से हमारे पास एंगल भी निकलना है और वहीं से हमारे पास प्रोडक्ट भी निकलता है। और सेम अगर हम देखें तो क्रॉस के लिए भी हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारे पास निकलता है और वहां से हमारे पास एंगल भी निकलता है, ठीक है ना। तो दो मेथड होते हैं हमारे पास एंगल फाइंड करने के, दो ही मेथड होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड करने के। और हमें एग्जाम में ये नहीं है कि दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से डिफरेंट आंसर आएगा। तो हमें दोनों पता होना चाहिए कि कौन सा हमें कब अप्लाई करना, तो वो क्वेश्चन से साथ ही लगेगा आपको पता, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास कोई ना कोई हिंट दिया होगा, जो मैं फार्मूला बताऊंगा उसमें 2-3 चीजें होती हैं, उसमें से अगर एक भी आपको पता चल रही है तो वहां से हिंट मिल जाएगा कि आपको कौन सा करना है। तो फार्मूला भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एंगल का फार्मूला होता है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी, सीधी क्या है। मान लो जे हमारे पास दिया है, पहले मैं बता देता हूँ एंगल कैसे बनेगा। जे हमारे पास कोई ओ है, ये कोई ए वेक्टर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और जहां पे जा रहा है कोई बी वेक्टर। क्योंकि एंगल बनना है तो दो हमारे पास क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। एक डायरेक्शन ये दे दी, दो ये दे दी, और इसके बीच में एंगल बनेगा ना, वो एंगल हमने मान लिया थीटा। अब थीटा मान लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एंगल के साथ होती है, इसका यूज आपका स्टैटिक्स डायनामिक में होगा काफी ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मान लो जहां से ये लाइन जा रही है जे, ठीक है, कुछ भी है। अब इधर भी एक एंगल बन रहा है ना, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, जिस तरफ एंगल बन रहा है, इधर थीटा एंगल बन रहा है ना, हमने मेन थीटा पे फोकस करना है ना। थीटा एंगल बनना, तो जिसके साथ एंगल लाइन के साथ, ये मिड वाली लाइन है ना, हमने जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बन रहा है वो क्या होता है, कोस थीटा वाली होती है। तो कोस थीटा होगी और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास जहां से डायरेक्शन जा रही होगी, तो इस मिड वैल्यू से डायरेक्शन बी जा रही है, तो ये बी कोस थीटा हो जाती है, ठीक है। ये बी कोस थीटा हो जाती है। अगर हम बात करें तो ये ए साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ क्या हो जाता है, जे वाली साइड ऑपोजिट वाली आएगी और साइन थीटा इसके साथ एंगल नहीं है जिसके साथ, ठीक है। तो इसको तो अभी हमने ध्यान नहीं देना, इसका हम क्रॉस में करेंगे। जो अभी हमने ये ध्यान देना है बस कि बी कोस थीटा मीन्स की कोस थीटा हमारे पास आ रहा है एंगल, बनता कैसे इसलिए मैंने बताया। अब इधर लिखते हैं पहले, लेट थीटा बी आ एंगल, थीटा बी आ एंगल। थीटा हमारे पास कोई आ गया एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर के, यही आ रहा है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में हमारे पास एंगल आ रहा है। देन फॉर्मूला देख लो आप, ए बी कोस थीटा इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर उसने सिंपल डॉट प्रोडक्ट पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। इसका मतलब क्या है, अब इसको अगर मैं फॉर्म में लिखूं तो डॉट प्रोडक्ट यही है ना, ए और बी, उसमें प्रोडक्ट आया डॉट वाला, तो ए बी डॉट प्रोडक्ट क्या बोला उसने, क्या होता है हमारे पास ए बी कोस थीटा, तो वही होगा ए। इसका हमने क्या कर देना, मैग्नीट्यूड कर देना है। क्यों कर देना है वो भी बताता हूँ, ए बी कोस थीटा। अब क्यों कर देना मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। तो स्केलर में मैंने बताया कि डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो इसलिए जहां पे भी मैग्नीट्यूड कर दिया, जहां पे भी मैग्नीट्यूड कर दिया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कर दिया। अगर हमने साथ में कोस थीटा आ गया तो वो इक्वल टू होगा ए बी। अब जहां से थीटा भी फाइंड कर सकते हैं और क्रॉस भी, ठीक है। अब ये हमारे पास थीटा किसके बीच में लाई करेगा, तो 0 से लेकर 0 लेस देन इज इक्वल टू थीटा लेस देन इज इक्वल टू पाई, इसके बीच में जो लाई करेगा, ठीक है। ये हमारे पास चीज है। और हमारे पास क्या है, एक तो ये फार्मूला हो गया ना, एक यही फार्मूला यही है सेम, इसको
क्या हो गया हमारे पास, ए बी हमारे पास एक तो ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले को घुमा के भी देख सकते हैं कि क्या, अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो वो क्या होगा, कोस थीटा, हमने थीटा के एंगल निकालना है ना, तो क्या कर देंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, बात सेम ही है, लेकिन इसको आप दोनों तरीके से याद रख सकते हो, नहीं तो एग्जाम में आप चेंज करने में टाइम लग सकता है, नहीं तो आप ऐसे याद कर लो, आपकी मर्जी है। एक तो ये फार्मूला सेम ही है, वैसे अगर एंगल निकालना हो तो हम इस तरह से याद रखें, अगर हमने प्रोडक्ट निकालना हो तो इस तरह से याद रख लो, नहीं तो एक ही रख लो, चीज सेम ही है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब अगर हमारे पास क्या आ जाए, यूनिट वेक्टर, देखो अगर वो कह दे कि ए और बी क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल टू किसकी आएगी, 1 के। अगर दोनों की वैल्यू 1 के तो जे भी 1 हो गया, जे भी 1 हो गया, तो वहां से क्या निकल के आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है ना, तो सीधा हमारे पास क्या कह सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, देन कोस थीटा इज इक्वल टू जे लिख देगा, इन दोनों का सीधा मल्टीप्लाई लिख देगा, क्रॉस लिख देगा, या नन ऑफ दी कुछ भी लिख देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। देखो एक ही हमारे पास फार्मूले से 3 क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ये होता है हमारे पास, तो यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला भी होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, उसको यूनिट वेक्टर को डिनोट पहले करते हैं कैप के साथ। ए कैप अगर हमने यूनिट वेक्टर है तो इसको क्या करेंगे, एक तो ऊपर जाएगी डायरेक्शन हमारी, और नीचे उसी का क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड। तो ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर मीन्स कि अगर जहां पे पी क्यू आ गया तो पी क्यू का डायरेक्शन और नीचे पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चाहे जितना मर्जी हो वो फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर तो ये इक्वल टू 1 के जाता है। ठीक है ना, अगर हमने दे दिया कि ए यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मतलब कि ए कैप इज इक्वल टू 1 के है, ये हमारे पास गिवन है, मान लेंगे फिर। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा का सारा दिया है। तो आज हम इतना ही करते हैं, हमारे पास जहां तक अभी क्या हो गया है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट का हमने क्या किया है, फार्मूला और एंगल और प्रोडक्ट करना हमने सीख लिया है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है वो भी सीख लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो डायरेक्शन और रेशो और डायरेक्शन के साथ 3D में आपको यूज होगी, 3D डिमेंशन है जो हमारे पास, वहां पे आपको उसका यूज होगा। तो वो चीज इसलिए ध्यान रखनी है वहां पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें आपस में क्या कनेक्टेड है, तो कोई भी चीज भूलनी नहीं है। जैसे मैंने अभी क्या करवाया था सेक्शन फार्मूला, तो वो स्ट्रेट लाइन में यूज होना था। वेक्टर स्पेस हमारे पास है, स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट है जैसे, तो वो क्या आएगा हमारे पास 3D में भी यूज होगा, इसी तरह से वो स्ट्रेट लाइन में प्लेन में भी यूज होगा। जो प्लेन आने हैं ना, आपको पता होगा कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होती है, लाइन होती है, कलेक्शन ऑफ लाइन क्या हो जाता है, प्लेन बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास वो भी चीज बन जाएगी। तो इतना भी आपने याद रखना है, इतना जितना भी है इसको आप रिवाइज करो, सारा का सारा कवर करो। ठीक है, बाकी नोट्स आपको जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही है, और किसी बच्चे ने ज्वाइन करना है तो वो बता सकते हो आप, कि आपको लगता है अगर सही चल रहा है। और मेरे ओपन प्लेटफॉर्म को जैसे शेयर किया करो, ताकि चैनल भी हमारा ग्रो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई पेड लेना चाहता है तो इसके लिए आप उसको बता सकते हो, अदरवाइज नंबर तो आपको पता ही होगा मेरा, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार, 8699337127। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी फ्रेंड, आपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हो अगर किसी ने लेना है। ठीक है, तो अदरवाइज ओपन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे जो नहीं ले पा रहे तो उनके लिए भी हो सके। तो अभी होगा अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी। तो अभी के लिए इतना ही, चलो थैंक यू, बाकी कल करते हैं।